25 जून 1975 ये वो तारीख है जिसको भारत के लोकतंत्र में आज भी काला दिन के रूप में याद किया जाता है। 1975 में आज ही के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश पर इमरजेंसी ठोक दी थी। यहाँ तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर अनुच्छेद 352 के अधीन देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की थी। 25 जून की मध्य रात्रि में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर करने के साथ ही देश में पहला आपातकाल लागू हो गया। अगली सुबह रेडियो पर राष्ट्र के नाम संदेश में इंदिरा गांधी ने पूरे देश को आपातकाल लगाए जाने की जानकारी दी थी। वैसे तो आप सभी को मालूम होगा कि इमरजेंसी किन माहौल में लगाया जाता है, इमरजेंसी देश में कब लगाया जाता है, लेकिन इस इमरजेंसी में आखिर कारण क्या था ये भी जानना बहुत जरूरी है। आज के दिन यही इमरजेंसी लागू हुई थी और आज के दिन हम आपको इस इमरजेंसी के पीछे का वो काला सच दिखाने जा रहे हैं जिसको शायद ही आप में से कोई जानता हो। तो चलिए सबसे पहले ये देख लीजिए कि आखिर इमरजेंसी के पीछे का मुख्य कारण आखिर था क्या। दरअसल देश में इमरजेंसी लगाए जाने का कारण बना था इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला। दरअसल 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगन मोहन लाल सिन्हा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली का दोषी ठहराया था और दोषी ठहराते हुए उनका चुनाव रद्द कर दिया था। जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी के 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। जस्टिस सिन्हा के इसी फैसले ने देश में इमरजेंसी की नींव रखी थी। इंदिरा गांधी के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद देश की सियासत हिल सी गई। इसका कारण यह था कि इंदिरा गांधी उस समय देश की सबसे ताकतवर नेता के रूप में देखी जाती थी। फैसला आने के बाद भी वे कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, मगर किस्मत उनकी वहां भी साथ नहीं थी। वहां से भी राहत ना मिलने के बाद उन्होंने 25 जून 1975 को देश पर इमरजेंसी ठोक दी थी। आपातकाल की घोषणा के बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे दिग्गज नेता जेल के अंदर चले गए थे। जी हाँ, उनको जेल में गिरफ्तार करके भेज दिया गया था और पूरे देश में इतनी गिरफ्तारियां की गई थी कि जेलों में जगह तक नहीं बची। आखिर में इंदिरा पर जो चुनाव में धांधली का आरोप लगा, उसी आरोप से बचने के लिए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने कैसे देश की जनता के साथ खिलवाड़ किया, चलिए जरा एक नजर डाल लीजिए। इस कहानी की शुरुआत 1971 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की अगुवाई में भारी बहुमत हासिल करते हुए 352 सीटों पर जीत हासिल की थी। इंदिरा गांधी उस समय रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा करती थी और उन्होंने 1971 के चुनाव में भी इसी सीट से जीत हासिल की थी। उन्हें संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राज नारायण से चुनौती मिली थी, मगर वे 1 लाख से अधिक मतों से हार गए थे। राजनारायण को इस हार से करारा झटका लगा क्योंकि वे काफी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरे थे। उन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा भी था। इसी से समझा जा सकता है कि चुनाव नतीजों की घोषणा के पहले ही उन्होंने विजय जुलूस तक निकाल दिया था, मगर बाद में पराजित होने पर उन्हें एक बड़ा झटका लगा। चुनावी हार के बाद उन्होंने इंदिरा गांधी पर धांधली और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का बड़ा आरोप लगाया। तब इस मामले को लेकर राजनारायण इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। उन्होंने इंदिरा गांधी की चुनावी जीत के खिलाफ याचिका दायर की। इस याचिका में उनका कहना था कि चुनावी जीत हासिल करने के लिए धांधली के साथ ही सरकारी मशीनरी का भी जमकर दुरुपयोग किया गया है। उनका कहना था कि इस चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि गलत तरीके से अपनाकर जीत हासिल की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस याचिका पर जस्टिस जगन मोहन लाल सिन्हा ने सुनवाई की। प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ मामला होने के कारण दोनों पक्षों की ओर से इस मामले में दमदार दलीलें पेश की गई। देश में जब पहली बार प्रधानमंत्री की हाईकोर्ट में पेशी हुई, जी हाँ, जगन मोहन लाल सिन्हा को अलग मिजाज का जज माना जाता था और उन्होंने इस मामले में इंदिरा गांधी को भी कोर्ट में तलब कर लिया था।
उनका यह आदेश काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था जब देश का प्रधानमंत्री कोर्ट में पेश हो रहा था। हाईकोर्ट के आदेश पर इंदिरा गांधी ने 18 मार्च 1975 को अपना बयान कोर्ट में दर्ज कराया। सुनवाई के दौरान उनसे करीब 5 घंटे तक जिरह की गई थी। उनसे सवालों का लंबा सिलसिला चला था। ऐसे में जस्टिस सिन्हा ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। आखिरकार सारी दलीलों और जिरह के बाद 12 जून 1975 ये वो दिन था जब इस महत्वपूर्ण मामले में फैसले की घड़ी आ गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोर्ट रूम नंबर 24 फैसला सुनने के लिए खचाखच भीड़ से भरा हुआ था। सबकी निगाहें जस्टिस जगन मोहन लाल सिन्हा पर टिकी हुई थी कि आखिर वो कौन सा ऐसा फैसला सुनाएंगे जिससे दोनों पक्ष शांत होंगे। कोर्ट रूम में ज्यादा भीड़ को रोकने के लिए बाकायदा पास तक जारी किए गए थे कि कौन इस कोर्ट रूम में एंट्री लेगा और कौन नहीं। फैसले के शुरुआत में ही जस्टिस सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया कि राजनारायण की ओर से याचिका में उठाए गए कुछ मुद्दों को उन्होंने पूरी तरह सही पाया है। जी हाँ, याचिका में राजनारायण की ओर से 7 मुद्दे उठाए गए थे। इनमें से 5 मुद्दों पर तो उन्होंने इंदिरा गांधी को राहत दे दी, मगर 2 मुद्दों पर उन्होंने इंदिरा गांधी को दोषी ठहराया। जस्टिस सिन्हा ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए न केवल इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया बल्कि उनके 6 साल तक के चुनाव लड़ने पर भी बैन लगा दिया। जस्टिस सिन्हा के यह फैसला सुनते ही हड़कंप मच गया क्योंकि किसी को भी ऐसे फैसले की उम्मीद नहीं थी। इस फैसले से कांग्रेसी खेमे को जबरदस्त झटका लगा और गांधी परिवार के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कब्जा जमाए रखने के सपने टूटते नजर आ रहे थे। ऐसे में गांधी परिवार की इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन उनकी किस्मत वहां भी साफ नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट से भी इंदिरा को नहीं मिली राहत। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आते ही दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो गया। इन बैठकों में इंदिरा गांधी के सियासी भविष्य को लेकर पैदा हुई दिक्कतों पर गहराई से मंथन किया गया। आखिरकार इंदिरा गांधी को राहत दिलाने के लिए हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया गया। इंदिरा गांधी ने 23 जून 1975 को हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अत्यंत महत्वपूर्ण मामला होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने अगले ही दिन इस मामले में सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने हाई कोर्ट के फैसले पर पूरी तरह रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने इंदिरा गांधी को राहत देते हुए यह जरूर कहा कि वे प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने की इजाजत तो दे दी, मगर वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। फैसले के बाद विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आते ही इंदिरा गांधी पर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का दबाव बढ़ने लगा था। विपक्षी नेताओं ने इस्तीफे की मांग को लेकर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। जब इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो विपक्ष के तेवर और तीखे हो गए हमले को देखते हुए विपक्ष की ओर से इंदिरा के इस्तीफे की मांग को लेकर 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली का आयोजन किया। इस रैली में विपक्षी दलों के नेताओं के साथ लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी मौजूद थे। रैली में अपने संबोधन के दौरान जेपी ने इंदिरा गांधी पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा कि अब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है, जो कि सच था। उन्होंने प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता पढ़ते हुए देश के लोगों को नारा दिया, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इंदिरा सरकार की सिफारिश पर इमरजेंसी लगी। अब आता है बात इमरजेंसी की। जयप्रकाश नारायण की रैली के बाद कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर आई और इंदिरा गांधी पर इस्तीफे का दबाव और बढ़ गया। कांग्रेस में भी संकट से निपटने के लिए मंथन चल रहा था, मगर किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा। इंदिरा गांधी भी रामलीला मैदान की रैली के बाद जबरदस्त दबाव और तनाव में आ गई थी। रैली के बाद बड़ा फैसला लेते हुए वे राष्ट्रपति भवन पहुंच गए और उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद से देश में आपातकाल लगाने को कहा। इंदिरा की सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने संविधान की धारा 352 के तहत देश में इमरजेंसी को मंजूरी दे दी। फिर आता था 26 जून का वो दिन
जिससे वो काली सुबह शुरू हुई, जो कि आज भी भारत के उन दिनों की जनता को कहीं ना कहीं याद है। 26 जून 1975 की वो सुबह इंदिरा गांधी ने रेडियो पर देश को संबोधित किया और देशवासियों को इमरजेंसी लगाने की जानकारी दी। इमरजेंसी की घोषणा के बाद इंदिरा सरकार पर विपक्ष के आंदोलन को कुचलने में जुट गई। सरकार ने सारे लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म करते हुए लोकनायक जयप्रकाश नारायण समेत विपक्ष के तमाम दिग्गज नेताओं को जेल भेज दिया। आपातकाल की घोषणा के साथ ही देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे। देश में इमरजेंसी लगाए जाने के बाद पुलिस और प्रशासन के उत्पीड़न की कई कहानियां सामने आने लगी। प्रेस पर भी सेंसरशिप लागू कर दिया गया था। हर अखबार के दफ्तर में सेंसर अधिकारी की तैनाती कर दी गई थी, जिसकी अनुमति के बाद ही कोई खबर छप सकती थी। यह माहौल तब समाप्त हो सका जब 23 जनवरी 1977, जी हां, एक साल कुछ महीने बाद, जब देश में मार्च महीने के दौरान आम चुनाव कराने की घोषणा की गई। इस आम चुनाव में विभिन्न दलों को मिलाकर बनी जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल कर दिया था। हालांकि मोरारजी देसाई की अगुवाई में बनी जनता पार्टी की सरकार लंबे समय तक नहीं चल सकी। पार्टी में शामिल विभिन्न दलों के बीच आपसी झगड़े शुरू हो गए। इस कारण इंदिरा गांधी 1980 में सत्ता में वापसी करने में कामयाब भी रही। इंदिरा गांधी के इस कदम को लेकर आज भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जाता है। देश के इतिहास के इस काले अध्याय को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दलों के नेता आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर समय समय पर हमला करते रहे। आपातकाल का मुद्दा कांग्रेस के लिए कमजोर पक्ष रहा है और पार्टी आज भी इस सवाल का मजबूती से जवाब नहीं दे पाती है। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी के ही युवराज राहुल गांधी लगातार नोटबंदी को लेकर या फिर किसी न किसी मामले को लेकर प्रधानमंत्री को तानाशाह करार देते आए हैं, किसी न किसी मामले को लेकर बताते हैं कि सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद उनकी नानी श्री इस देश के लोकतंत्र की हत्या कब कर चुकी थी, उसका जवाब ये आज भी नहीं दे पा रहे। खुद इनकी नानी श्री अपनी गद्दी बचाने के लिए देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर दे रही थी और राहुल गांधी हैं कि अपनी पार्टी को और अपने गांधी परिवार की इज्जत को बचाने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं, अपनी नानी को बलिदानी दिखाते हैं, लेकिन वहीं इमरजेंसी का वो काला धब्बा आज भी अपने सफेद कुर्ते से नहीं मिटा पाते। ए न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।